विकास भाई के साथ में। शेयर कर दो थोड़ा सा स्ट्रीम को। हेलो ब्रो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है ब्रो किसी चीज में कमियां निकालना, पेनिट्रेट करना। हाय ब्रो, हाय। ओके, कंटिन्यू व्यूअर्स, like it. So huge. हेलो सबको, हेलो। सो आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ में है विकास मान भाई जी, जो कि अपने यूट्यूब करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो हेलो हेलो, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलें स्टार्ट करते हैं। जी जी, तो हमारे दर्शक को बताइए आप अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा। गाइस, मेरा नाम वकास खान है और मैं भी एक ब्लॉगर ही हूँ यूट्यूब पे। और हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक पे ज़्यादा बात करते रहते हैं। और आज हम लोगों ने, मैंने और एंडी ने सोचा कि हम सब अपने दोनों साइड्स के व्यूअर्स को थोड़ा बहुत जो हमारे रिस्क्स हैं ओपन वाईफाई पे हम लोग जो जाके कनेक्ट कर लेते हैं अपने मॉल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत हम उनके ऊपर सबको अवेयरनेस दे दें कि वो कितना रिस्की होता है हम जाके कोई भी वहाँ पे कनेक्ट करते हैं मॉल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में। तो हमने कहा थोड़ा डिस्कशन भी हो जाएगी और व्यूअर्स को हमारी तरफ से आगाही भी हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज़ द एजेंडा ऑफ आवर लाइव स्ट्रीम टुडे। तो दैट्स इट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंडी, बता क्या 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 स्टार्ट सीन। करते हैं बिल्कुल। यार मुझे ये बता एंडी कि हाँ तो हम लोग अभी जब जाते हैं वहाँ पे मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग ओपन वाईफाई देखते हैं तो क्या लगता है, मतलब को ऐसे कितने लोग होंगे जो ओपन वाईफाई को कनेक्ट नहीं करेंगे? ना के बराबर ही बनते होंगे जो कि ना कनेक्ट करें ओपन वाईफाई को। आज की डेट में हर कोई चाहता है फ्री वाईफाई। हम्म। बिल्कुल, हर बंदे को फ्री इंटरनेट चाहिए आज की डेट में। तो जहाँ बनता है इंटरनेट वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं लोग। करेक्ट करेक्ट। तो अभी अगर मैं आप लोगों को या फिर एंडी तुझे बताऊं कि हम जब ये ओपन वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो कितना कितना बड़ा रिस्क है कि हम जब ओपन वाईफाई कनेक्ट करते हैं, आपको क्या पता चलता है कि वो जो जिस वाईफाई को आपने कनेक्ट किया है वो रोग एक्सेस पॉइंट है या फिर वो जेन्युइन एक्सेस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम लोग स्टारबक्स पे जाते हैं, ठीक है, और स्टारबक्स में जाके हम लोग वो उनसे कहते हैं भैया मुझे वाईफाई दे दो या ओपन वाईफाई, तो वहाँ पे ओपन वाईफाई रहता है। तो सब लोग कहते हैं चलो जी कनेक्ट हो जाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैक होते हैं या फिर हम लोग जो हमारे जो डेटा लीक होता है वो बेसिकली यही इन्हीं एक्सेस पॉइंट से ना लीक हो जाता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कई सारे बंदे क्या होता है आज की डेट में फ्री इंटरनेट के चक्कर में कहीं भी कनेक्ट हो जाएंगे, किसी साइबर कैफे में जाएंगे या किसी ऐसी जगहों पे जाएंगे तो वो डायरेक्ट अपने मेन क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं चीजों के अंदर, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। करेक्ट काफी करेक्ट। रिस्की है ये। अब आज की डेट में मार्केट में कई सारे इसके ऊपर अटैक्स भी हैं जिनकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता वो रियल वाईफाई से कनेक्टेड है या फेक से कनेक्टेड है। दैट्स बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम लोग जो है इस टॉपिक पे आज बात करेंगे गाइस कि हम लोग जब कनेक्ट होते हैं कोई भी लाइव वाईफाई पे, तो देखेंगे हम जब भी कनेक्ट होंगे आपको मैं एक डिवाइस दिखाने वाला हूँ आज, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम है वाईफाई पाइनएप्पल, ठीक है। अब वो वाईफाई पाइनएप्पल जो है वो क्या चीज़ है वो आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। और हम आज 3 अटैक्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो हम लोग जब कनेक्ट होते हैं ओपन वाईफाई से और हैकर या कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टर वो अटैक्स हमारे ऊपर अप्लाई करेगा, हमारे ऊपर इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो अटैक है वो इविल ट्विन है। और एंडी बता इविल ट्विन के बारे में थोड़ा, कि लोगों को व्यूअर्स को बता कि इविल ट्विन क्या चीज़ होती है। जी, एविल ट्विन एक ऐसा अटैक है जो
कि रेगुलरली हमें हर अटैकर द्वारा देखने को मिल जाता है। इसमें जैसे आप साइबर कैफेज या कहीं कॉफी शॉप या कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहां पर एक अटैकर क्या करता है, फेक वाईफाई आपके लिए क्रिएट कर देगा। जब आप इससे कनेक्ट होंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं, आपके क्रेडेंशियल्स हैं या आपका अदर डेटा है वो थेफ्ट कर सकता है। आप जो भी आप अपने फोन के ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर वो मॉनिटर कर सकता है। वो एक फेक एपी क्रिएट कर देता है किसी सेम वाईफाई नेम के जैसा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कभी कभार कि आप रियल वन से कनेक्ट हैं, फेक वन से कनेक्ट हैं। तो ये काफी खतरनाक चीज है जो कि कई जगहों पे आज भी की जाती है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कई सारे बंदे इन अटैक्स को शो करते हैं यूट्यूब पे, और इसके बाद कई बार हम फ्रॉड देखने को मिलता है। जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं और पे करना होता है अपना पेमेंट कहीं पे, तो वो कहते अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वो कई बार बंदे क्या करते हैं कि कहते हैं कि आप हमारा वाईफाई यूज कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा डेंजरस रहता है क्योंकि जब आप उनका वाईफाई यूज करके अपने यूपीआई सर्विस का जो भी आप सर्विस यूज कर रहे हैं उससे पे कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जो क्रेडेंशियल्स है वो बंदे ग्रैब कर लें। तो ये काफी खतरनाक चीज है। बेसिकली ऐसे ही है बिल्कुल। लेवल ट्विन एंडी वही है कि अगर ऐसा हो कि मेरे पास जो डिवाइस है वाईफाई पाइनएप्पल की, तो अगर मैं स्टारबक्स में जाता हूँ और मैं स्टारबक्स से वाईफाई क्या करता हूँ कि जो लोग कनेक्टेड हैं स्टारबक्स के साथ, तो वो इवल ट्विन क्या होता है कि स्टारबक्स का ही सेम एक्सेस पॉइंट मैं जो है एग्जैक्टली मैं जनरेट करना शुरू कर दूंगा और यूजर्स को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये स्टारबक्स का वाईफाई है या फिर रोग वाईफाई है जो हम लोगों ने इनिशिएट किया है। ठीक है, जो हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है वाईफाई पाइनएप्पल कि हम लोगों का वाईफाई ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से यूजर्स जो हैं कौन कौन से वाईफाई को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में जाते हो और घर में आप ABC वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हो और आप लोगों का वाईफाई ऑन है, तो जब हम लोग ये पेनिट्रेशन ये जो अटैक हम परफॉर्म करेंगे तो मुझे यूजर्स के वाईफाई के भी पता चल जाएगा कि कौन सा यूजर का मोबाइल कौन से वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम उनको ये भी दे, फॉर एग्जांपल देख एंडी, अगर तू जाता है वहाँ पे रेस्टोरेंट में और मैंने तुझे हैक करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि तेरे मोबाइल का वाईफाई देखना है कि तेरा मोबाइल कौन कौन सा वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल तेरे घर का वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, ABC कनेक्ट हो रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा उस डिवाइस से वाईफाई पाइनएप्पल से कि यार तुम ABC को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली अभी क्या होता है, हम लोग जब भी वाईफाई ओपन करते हैं, हम लोग वाईफाई मतलब कनेक्टेड होते हैं घर पे, बाहर जाते हैं वाईफाई ऑफ नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं। और तो क्या होता है कि हमारा मोबाइल जो है वो वाईफाई को पिंग करता रहता है, वो ढूंढता रहता है कि यार वो ABC वाईफाई कहाँ मिलेगा मुझे, जैसे ही मिलेगा वो कनेक्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग ये अटैक परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि मैं अपने आप को एज अ एक वो करता हूँ, प्रिटेंड करता हूँ कि मैं ABC ही हूँ तेरे मोबाइल के लिए। तो वो ये समझता है कि यार मैं घर पे आ चुका हूँ, तो चलो ABC को कनेक्ट कर लेता हूँ, तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा मेरे रोग वाईफाई के साथ, और फिर उसके बाद मैं तेरे साथ कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली कई केसेस पे तो कनेक्टेड डिवाइसेस को डीऑफ करके भी अपने आप को कनेक्ट करवा लेता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी दूसरी जो अगर फॉर एग्जांपल स्टारबक्स है, अभी हम स्टारबक्स पे जब लोगों को कनेक्ट करवाना चाहते हैं अपने साथ, तो स्टारबक्स तो ऑलरेडी वाईफाई उनका चल रहा है, तो वो लोग हमारे साथ क्यों कनेक्ट होंगे। तो हम फिर क्या करते हैं कि डॉस अटैक ही करते हैं। डॉस अटैक से क्या होगा कि जो ओरिजिनल स्टारबक्स का वाईफाई रहता है वो डिसेबल हो जाएगा, वो इंटरनेट बंद हो जाएगा चलना, और साथ में ही मेरा जो रोग एक्सेस पॉइंट होगा वो इनेबल कर लेंगे हम लोग। तो लोग क्या समझेंगे कि यार स्टारबक्स का एक तो नहीं चल रहा, दूसरा भी नजर आ रहा है, दूसरे वाले को कनेक्ट कर लेंगे, दूसरे वाले को कनेक्ट करेंगे, वो हमारा पॉइंट होगा, वो हमारा एक्सेस पॉइंट होगा। वहाँ पे जैसे आप लोग रोग एक्सेस पॉइंट या फिर हमारे हैकिंग वाले के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स इनिशिएट करेंगे। आपकी क्रेडेंशियल्स हैक कर सकते हैं, आपकी ट्रैफिक हैक हो सकती है, मतलब ट्रैफिक इन द सेंस कि आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, और आपके जो सोशल मीडियाज हैं वो सब चीज़ें ऐसी वाईफाई इन्हीं चीज़ों से हैक हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही बात। ये तो यहाँ तो जो हैक 5 डिवाइस है उससे तो और भी वाईफाई पाइनएप्पल, इनसे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, वायरलेस अटैक बहुत सारे परफॉर्म किए जा सकते हैं, जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा हो चुके हैं, डिफिकल्ट हो चुका है डिटेक्ट करना, जैसे जैसे डिवाइसेस अपग्रेड होते जा रही हैं। अभी देखें अभी हम लोग एंडी क्या करते हैं कि अधिक जब हम लिनक्स वगैरह यूज करते हैं तो इविल ट्विन हम मैनुअली कंप्यूटर से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई पाइनएप्पल ने क्या किया है कि वो हमें ग्राफिकल इंटरफेस दे दिया और हम लोगों को विद इन क्लिक्स में हम लोग जो है ना इविल ट्विन अटैक जनरेट कर लेते हैं। वैसे ही हम लोग जब लिनक्स वगैरह में करेंगे तो लिनक्स में हमें कमांड्स और काफ़ी कुछ खेलना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी वाईफाई पाइनएप्पल जो है उसके ऑलरेडी 2 एंटेनाज आते हैं, एक लिसनिंग करता है और एक अटैक करता है, ठीक है।
तो और वो हैक इतना करना। इजी हो गया हमारे लिए कि ये इन जो है ना डिवाइसेस से बहुत इजी हो गया मतलब अटैक करना बिल्कुल भी। बिल्कुल, वो एक वेब पैनल इजीली दे देता है, कोई भी जिसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं है वो बंदा भी कुछ सिंपल के अंदर इस अटैक को स्टार्ट कर सकता है। करेक्ट जबकि करेक्ट। अगर मैनुअली करना चाहे बंदा तो उसके लिए उसको कई सारे डिवाइसेस लगेंगे, फिर जो यूएसबी अडेप्टर वो यूज कर रहा है जरूरी नहीं है वो वर्किंग हो ना हो, एग्जैक्टली exactly. अभी जो या फिर वाईफाई पैनेपल की जो जो इंटरफेस है वो इतना इजी है कि यू डोंट हैव टू बी हैकर। ठीक है, आप लोग जिस तरह वाईफाई होता है ना, वाईफाई जिस तरह वाईफाई को हम लोग वाईफाई राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, सेम उसी तरह है बिल्कुल। और आप लोगों को थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कि भैया ये रिकॉन स्टेज क्या होती है, और उसके बाद डी वॉल क्या है, इविल ट्विन क्या चीज़ है, एसएसएल स्ट्रिपिंग क्या है। ये चीज़ें आपने यूट्यूब से कर लेनी है और आप जो है किसी भी कैफे में जाके अटैक शुरू कर दोगे। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा बताइए एसएसएल स्ट्रिपिंग अटैक के बारे में अ, हमारे दर्शकों को। यार देखो, तुमने इविल ट्वेन तो बता दिया व्यूअर्स को, ठीक है। अभी एसएसएल स्ट्रिपिंग बेसिकली क्या होती है कि ये इस तरह का अटैक है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों में से जितने भी यूजर्स हैं जिनको मैंने मैंने टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल एंडी मैं तुझे टारगेट करूंगा, ठीक है। तो हम दोनों जो है रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और मैंने तुझे टारगेट करना है कि भाई तेरी मुझे या तो क्रेडेंशियल्स हैक करने हैं मुझे, ये नहीं तो मुझे तेरी ट्रैफिक का पता चलना है कि भैया तू क्या क्या एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लोर और ट्रैफिक को छोड़ दे, मुझे तेरे क्रेडेंशियल्स चाहिए। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम जब कनेक्ट करते हैं, जब पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो तेरा ओरिजिनल वाईफाई होगा स्टारबक्स का उसको पहले मैं डी ऑथेंटिकेट करूंगा। ठीक है, और फिर मैं दूसरा स्टारबक्स का ही वाईफाई मैं लॉन्च करूंगा, और तू क्या होगा कि स्टारबक्स के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। जब तू मेरे रोग एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक अटैक जनरेट करूंगा जिसको बोलते हैं डी वॉल। ठीक है, और ये जो अटैक है ये भी वाईफाई पैनेपल से ही जनरेट होता है। अभी डी वॉल क्या होता है कि नहीं, सॉरी डी वॉल नहीं, सॉरी एसएसएल स्ट्रिपिंग। डी वॉल तो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, एसएसएल स्ट्रिपिंग एग्जैक्टली। एसएसएल स्ट्रिपिंग एक ऐसा अटैक है कि जब तू फेसबुक में जाता है, तो जब फेसबुक में जाके तूने लॉगिन करना है तो तूने देखा होगा कि सबसे टॉप पे लॉक का निशान होता है, HTTPS होता है, जो कि सिक्योर सेशन है हमारे पास। ठीक हो गया। अब अगर वो सिक्योर सेशन है हमारे पास, तो जो तेरी जितनी भी ट्रैफिक है वो मुझे नहीं दिखेगी लेकिन मुझे इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगी। और जब इनक्रिप्टेड होगी तो मुझे उसको डिक्रिप्ट करने में सालों लग जाएंगे, वो इतनी आसानी से इनक्रिप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हम ये जो अटैक है ये जनरेट करेंगे कि तुझे फेसबुक का पेज नजर आएगा लेकिन वो एक रोग होगा, बिल्कुल वो एक फेक पेज होगा। जैसे ही मैं अटैक इनिशिएट करूंगा, तेरे पास फेसबुक, तेरे पास इंस्टाग्राम, और जो भी मैंने अटैक में मैंने मेंशन किया होगा, या फिर मुझे पता है कि तू जीमेल में लॉगिन कर रहा है इस वक्त, तो मैं जीमेल का ही एक रोग वेब पेज जो है वो जनरेट करूंगा। जब तू जीमेल ओपन करेगा ना, तो वो जीमेल तेरे पास आएगा लेकिन विदाउट HTTPS आएगा, तेरे पास आएगा HTTP। बिल्कुल अभी HTTP, अभी तू क्या सोचेगा, तो अगर नॉर्मल यूजर है, तो एक मतलब एक पेनिट्रेशन टेस्टर नहीं है, तुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है, तू एक नॉर्मल यूजर है, तो तू क्या करेगा कि तूने ऊपर जाके कभी भी नहीं देखना है कि वो लॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जो टॉप पे हमारे पास gmail.com पे गाइस, अगर आप लोग देखें तो लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास लॉक लगा होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योर। ठीक है, सिक्योर SSL की वहाँ पे सर्टिफिकेशन होती है, तो हमारे पास वो जितने भी जो ट्रैफिक होती है वो सिक्योर्ड रहती है, इनक्रिप्टेड रहती है। तो एक नॉर्मल यूजर कभी भी उसको वो नहीं देखता है कि वो लॉक है या नहीं है, तो वो क्या करेगा, जीमेल में यूजर नेम अपना डालेगा, फॉर एग्जाम्पल abc@gmail.com, पासवर्ड डाल देगा, और जैसे ही वो डालेगा वो एकदम से वो ट्रैफिक, क्योंकि मैं इस वक्त मैन इन द मिडल अटैक में हूँ, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो इस वक्त, और यूजर्स को पता भी नहीं और ना तुझे पता है, क्योंकि तूने स्टारबक्स कनेक्ट किया था और पहले में स्टारबक्स बंद हो गया चलना, तूने वाईफाई देखा, दूसरा स्टारबक्स आ रहा है, तूने दूसरा स्टारबक्स पे क्लिक कर दिया और वो मेरा है, तो इसको मैन इन द मिडल अटैक भी बोलते हैं। तो अभी तेरी जितनी भी ट्रैफिक होगी, मैं तेरे साथ कुछ भी करना चाहूँ, मैं तुझे एसएसएल स्ट्रिपिंग करके फेसबुक का एक फेक पेज दे दूंगा, मैं तुझे एसएसएल स्ट्रिपिंग करके जीमेल का फेक पेज दे दूंगा, तो और तुझे पता नहीं चलेगा। तूने क्या करना है, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डाल देना है और तेरे क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे मेरे पास। ठीक हो गया, क्योंकि मैन इन द मिडल अटैक है, मैं सेंटर में हूँ, तेरी सारी ट्रैफिक मैं यहाँ से देखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इनक्रिप्ट, अगर तू इनक्रिप्टेड नहीं है तो गाइज, ऑल ऑफ यू गाइज जितने भी आप लोग हैं वो सब के सब रिस्क पे हैं। तो ये जो हमारा जो सेशन है ये आप लोगों को अवेयर करना है कि इस इन किस्म इस तरह के अटैक से आप लोग कैसे बचेंगे। आप लोगों को सोल्यूशन देना है हम लोगों ने कि जितने भी हमारे क्रेडेंशियल्स वगैरह हैक होते हैं, आए दिन कोई ना कोई पता चलता है, यार मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, मेरा फेसबुक हैक हो गया, और किसी ने ना मुझे कोई ईमेल आई है, ना मुझे फिशिंग ईमेल आई है, लेकिन फिर भी हैक हो गया। बेसिकली ये रीजंस हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप लोग जो है आप लोगों के क्रेडेंशियल्स हैक हो जाते हैं, ये रीज़न है। ओपन वाईफाई से आप लोगों को हैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम अपने आप को सिक्योर रखने के लिए कई
चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अगर सिक्योर रखना चाहते हो तो इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप वीपीएन का यूज़ करें, क्योंकि जो कि हमें मदद करेंगे कि एक सिक्योर टनल से हमारे डेटा को गुजारने में। अगर आप कभी भी किसी भी ऐसे डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं बाय मिस्टेक, बाय चांस, तो आपको क्या मदद होगी कि जब आप वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, आपका सारा जो डेटा है वो टनल के थ्रू जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपके डेटा को बीच में नहीं पढ़ पाएगा और आप सिक्योर रहेंगे एक तरीके से। अगर एक अटैकर भी चाहेगा रीड करना तो भी वो नहीं कर पाएगा। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक ऐसा वीपीएन का यूज करें जो कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक का यूज करता हो, P2P नेटवर्क का बेसिकली, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिक्योर रहता है और एकदम आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है। ठीक, तो ऐसी चीजों का जब आप यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, सिक्योरिटी मिलेगी, आपका जो नेटवर्क है वो अच्छे से वर्क करेगा। हाँ, वीपीएन यूज करना कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाता है, बट यहाँ पर मैटर आपकी प्राइवेसी कर भी है। अगर आप अपने प्राइवेसी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है तो आप जा सकते हो कहीं भी, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट अगर आप लोग यूज करते हैं वीपीएन के, अच्छे वीपीएन के या फ्री वीपीएन का भी अगर आप यूज करते हो तो वो भी आपके लिए कुछ हद तक सेफ्टी आपको देगा। जैसे कि अगर मैं रिकमेंड करूँ आपको प्रोटोन वीपीएन। प्रोटोन वीपीएन एक फ्री वीपीएन है जिसमें आपको 3 कंट्रीज फ्री मिलती है और सबसे बेस्ट वीपीएन है सिक्योरिटी के मामले में। ये 39 इसके अंदर ही नहीं आता, तो अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज को एक्सेस करते हैं तो आपका डेटा एकदम सिक्योर रहता है इसके अंदर। और साथ में इनकी खासियत ये भी कि अपने लॉक्स नहीं क्रिएट करते, जिसकी वजह से कि आपका जो है डेटा वो कहीं दूसरे हाथों में नहीं जा रहा है। जैसे कि कई सारे लोग क्या करते हैं, खुद के वीपीएन डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद उसको मॉनिटरिंग पे लगा देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कई बार, क्योंकि ये जो कंपनीज होती है वीपीएन वाली, ये क्या करती हैं, ये आपके लॉक्स को गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं। तो आप अगर आप हर जगह सिक्योर रहना चाहते हैं, अगर आप अच्छे वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको वीपीएन यूज करना है। और वीपीएन में भी ये ध्यान रखना है कि आप एक ऐसा वीपीएन यूज करें जो कि ट्रस्टेड कंपनी द्वारा बनाया गया हो। आप किसी भी थर्ड पार्टी वीपीएन से कनेक्ट ना करें, और ऐसे आप किसी भी थर्ड पार्टी वाईफाई से कनेक्ट ना करें। जब आप बाहर जाते हैं तो अपने हॉटस्पॉट वाईफाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए और हर वक्त खुला ना रहे, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में कर सकता है। क्योंकि कई बार लोगों के उसमें ऑटो कनेक्ट होता है, तो जैसे कि भी सर ने बताया कि आपका जो है वाईफाई फाइंड करेगा आसपास के डिवाइसेस को, क्योंकि वो सेम डिवाइस को फाइंड कर रहा है, अटैकर ने सेम नेम पर डिवाइस जनरेट कर दिया। और अब तो अटैकर चाहे तो मैक एड्रेस भी सेम कर सकता है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है अटैकर के या आपके वाईफाई के पास डिटेक्ट करने के लिए। तो जितना हो सके आप, और साथ में आप कोशिश करें कि आप आपके वाईफाई में 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड मिलता है, आप उस पर थोड़ा स्विच होने की ट्राई करें ताकि आप उसका यूज ज़्यादा लें। ये भी आपको तरीके से सिक्योर रखेगा, क्योंकि जब आप 5 गीगाहर्ट्ज पे स्विच होंगे तो 5 गीगाहर्ट्ज पे बहुत ही कम लोग अटैक परफॉर्म करते हैं। जो भी 90% अटैक होते हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज पे होते हैं, तो इससे भी आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप यूज पे ले सकते हैं। एग्जैक्टली अभी जो वाईफाई पैनेबल की मैं बात कर रहा था एंडी, वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही परफॉर्म होता है, वो भी उसी जो है ना फ्रीक्वेंसी पे अटैक करता है। 5 गीगाहर्ट्ज को वो अभी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग देख, अभी यूजर्स जो है ना 5 गीगाहर्ट्ज पे स्विच नहीं हो सकते अनटिल अनलेस वहाँ पे एक्सेस पॉइंट ही 5 गीगाहर्ट्ज का हो। ठीक है, तो अगर एक्सेस पॉइंट वहाँ पे 5 गीगा का है तो यूजर्स कनेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे 2.4 का ही है तो डेफिनेटली 2.4 में तो मतलब वो बेचारे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। यार एनीवे व्हाट एग्जैक्टली वो, लेकिन सबसे बड़ी देखो, अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वहाँ पे कोई ओपन मॉल्स वगैरह में या फिर रेस्टोरेंट्स में आप जब ब्राउजिंग करते भी हो, ओपन वाईफाई के साथ कनेक्टेड भी हैं आप, तो आप जो है ये भी कर सकते हैं कि टोर ब्राउजर का भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। टोर ब्राउजर एग्जैक्टली अभी देखें, अगर कोई वीपीएन का प्रॉब्लम है, कि जिस तरह तूने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोकल वीपीएन्स भी होते हैं जो मॉनिटर के लिए वो लोग लॉन्च कर देते हैं और वहाँ से सारा डेटा मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो अभी टोर ब्राउजर क्या चीज़ है यार, इतनी ज़बरदस्त डिवाइस है, इसको हम ओनियन ब्राउजर भी बोलते हैं। ये टोर ब्राउजर क्या करेगा, ये जो है ना आपकी जो ट्रैफिक है वो मल्टीपल सर्वर से जो है ना जनरेट करेगा, वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर जंप, तीसरे सर्वर से जंप, तो वो आपका एग्जैक्टली आपका जो डेटा है वो कभी भी डिक्रिप्ट होना, उसका डिक्रिप्शन इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आप लोगों के पास वीपीएन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप जिस तरह तूने कहा प्रोटोन वीपीएन, वो कोई ट्रस्ट नहीं करते या लोगों को नहीं पता होता, तो मेक श्योर करें कि tor.org वेबसाइट से जाएं और वहां से अपना टोर जो आपका वेबसाइट ब्राउजर है वो डाउनलोड करें और वो यूज़ किया करें आप, स्पेशली ओपन वाईफाई में। जब आप मॉल्स में जाते हो, नहीं तो रेस्टोरेंट्स में जाते हो, नहीं तो होटल्स में जाते हो। देखें, होटल्स एक बहुत बड़ा हमारे पास रिस्क है, हम होटलिंग करते हैं, होटलिंग में जाके जो है ना अगर ये चीज़ें वाईफाई वगैरह से कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा वहाँ पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहे तो हम
मुल्बत वीपीएन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वीपीएन है अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर जानते हैं। ये अकेला एक वीपीएन है जो कि आपको हर एक लेवल की सिक्योरिटी देता है। इसमें ना आपको कभी ईमेल डालने की जरूरत पड़ती है इसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए, यहाँ तक कि अगर आप इसमें पेमेंट भी करते हैं तो आपसे पेमेंट एक तरीके से टेलीग्राम पोस्ट के थ्रू लिया जाता है, डायरेक्ट आपसे ऑनलाइन किसी उससे या पेमेंट ऐसे नहीं लिया जाता, ताकि आपका कोई ट्रेस ना रहे। इसमें आपको कोई अकाउंट नंबर ना देते हुए आपको एक खास आईडी दे देते हैं, वो आईडी फिर आपकी तब तक चलेगी जब तक आपका डेटा है। तो सबसे वर्ल्ड का बेस्ट वीपीएन है, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, बट बात ये आती है थोड़ा सा महंगा है। तो आप प्रोटॉन वीपीएन की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको 3 कंट्रीज फ्री देता है, पेड तो वो भी है, और साथ में प्रोटॉन तो आपको अपनी खुद की मेलिंग सर्विस भी देता है जो कि काफी सिक्योर है। लाइक अनियन, जैसे अनियन अपनी मेलिंग सर्विस देता है, ऐसे भी सर ने बताया कि आप अनियन का भी यूज कर सकते हैं। अनियन राउटिंग का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको नोड बाय नोड जंप करवाएगा, जिसकी वजह से आपके डेटा को ट्रैक करना है, डेटा को एन्क्रिप्टेड वे में जाएगा। तो इसलिए यूजर के लिए जो बंदा अटैकर जो आपके नेटवर्क पे अटैक कर रखा है, जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपके डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। तो ये काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी। सिर्फ वाईफाई की नहीं, क्यों, अगर आप सिंपली किसी से इंटरनेट ले रहे हैं, जैसे आपने अपने घर पे ब्रॉडबैंड लगाया है, तो भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके इंटरनेट प्रोवाइडर का भी कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा आपके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अभी जो एंटी थर्ड एक अटैक जो देखो हमने डी वो भी कर लिया है, एसएसएल स्ट्रिपिंग भी हमने डिस्कस कर लिया है, इविल ट्विन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इन तीनों के अंदर जो मैं तीसरा डिस्कस करने वाला हूँ वो है डी वॉल। ठीक है, अभी डी वॉल डिस्कस करने से पहले आपको मैं बताऊँ, इन तीनों अटैक्स के अंदर ना सबसे जो खतरनाक है वो है आपका इविल ट्विन। ठीक है, इविल ट्विन सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों है, बिकॉज लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा और वो कनेक्ट हो जाते हैं। अभी डी वॉल जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है ना मेरे रोग एक्सेस पॉइंट के साथ आप लोग कनेक्ट हो गए हैं, और आप लोगों को तो डेफिनेटली पता नहीं है, बिकॉज आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं स्टारबक्स के साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन बेसिकली आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और मज़े की बात यह है कि वो कनेक्शन भी आपका इंटरनेट भी चल रहा होगा। अभी जो वाईफाई पैनल है उसके अंदर जो 2 एंटेनाज आती हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो एक लिसनिंग करता है और एक अटैक करता है। तो जब आपकी ट्रैफिक मेरे पास आएगी, लिसन होगी, तो मैंने दूसरे एंटेना वगैरह से मैंने इंटरनेट लिया होगा, या फिर मैंने दूसरे जो मेरे पास एक्सटर्नल वाईफाई है मेरे पास, उससे मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया होगा, तो आप लोगों का इंटरनेट भी चल रहा होगा। मजे की बात तो ये है कि इंटरनेट जब चल रहा होगा तो यूजर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यार ये मैं रोग एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हूँ या मैं ओरिजिनल के साथ कनेक्टेड हूँ। ओरिजिनल तो चलने वाला ही नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने उसमें डॉस अटैक किया हुआ है। डॉस अटैक क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस होती है। तो जब हम किसी भी लोगों को या किसी राउटर से हम लोगों ने सबको डिस्कनेक्ट करना है, तो हम डॉस पर अटैक इनिशिएट करते हैं। तो जो तीसरा हम हाँ बताओ। हाँ, हम अपनी तरफ से कुछ पैकेजेस भेजते हैं जो कि राउटर के साथ में कम्युनिकेट नहीं होने देता आपके डिवाइस को, इस वजह से वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता, उससे डिस्कनेक्ट होते रहता है। एग्जैक्टली, वो हमारे पास डॉस अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विस। आप लोगों को पता है ये डॉस से क्या होता है। लेकिन अभी जो अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं मैन इन द मिडल अटैक में, या फिर देखो मैंने हमारे अपने सिनेरियो में मैंने एंडी को अटैक करना है, एंडी मेरे साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, और अभी मैं मैन इन द मिडल अटैक हूँ, एंडी के दरमियान मैं हूँ और मेरे से आगे फिर इंटरनेट है। जब एंडी इंटरनेट के ऊपर कोई भी ट्रैफिक भेजेगा ना, तो वो मेरे थ्रू जाएगी। जब मेरे थ्रू जाएगी तो मैं एनडी के साथ कोई भी अटैक परफॉर्म करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। वो कैसे कि अगर मैं उसका अभी मैं इविल ट्विन अटैक कर चुका था, इविल ट्विन की वजह से ही वो मेरे साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा, मैंने एसएसएल स्ट्रिपिंग अटैक कर लिया, जिससे मुझे उसके फेसबुक का आईडी पता चल गया, नहीं तो उसका पासवर्ड पता चल गया, बिकॉज मैंने एसएसएल स्ट्रिपिंग की वजह से एक फेक फेसबुक पेज उसको दिया और उसने नहीं देखा कि वो लॉक है कि नहीं है, HTTPS की ट्रैफिक है कि नहीं, उसने अपना यूजर ने पासवर्ड डाल दिया। और कई केसेस में तो MITMF करके भी आपकी जो रियल फेसबुक ही खुलेगा, HTTPS ही खुलेगा, मगर जो डोमेन कनेक्टेड होगा वो अटैकर के डोमेन से कनेक्टेड होगा, मतलब कभी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते उस चीज को। एग्जैक्टली। अभी एक और किस्म देखो, आजकल जो है ना एनडी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करता है, लेटेस्ट अटैक्स की बात करता है। ये अटैक्स थोड़े से ऐसे हैं कि मतलब बहुत मतलब पुराने हो गए हैं, सबको पता चल गया है। लेटेस्ट अटैक क्या है कि अगर मैं मैन इन द मिडिल अटैक में तुम लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं मैन इन द मिडिल हूँ, तो यार मैं आप लोगों की डिवाइसेस का ना DNS रिकॉर्ड चेंज कर दूंगा, ठीक है। अभी जब मैं आप लोगों की डिवाइसेस का DNS चेंज करूंगा ना, तो DNS से क्या होगा कि आप लोग फेसबुक तो जाओगे, लेकिन आप लोग जाओगे मेरे DNS के ऊपर, जहाँ पे मेरा जो मेरा अपना सर्वर होगा, जो रोग होगा, हर चीज़ उसके अंदर सब रोग होगी, कुछ भी उसके अंदर लेजिट नहीं है। तो जब भी आप लोग अपनी ट्रैफिक भेजेंगे, एक तो मैं लॉग भी कर रहा हूँ, दूसरा मैं हर किस्म के अटैक्स भी परफॉर्म करूंगा आप लोगों के ऊपर। आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज आप लोगों की जो डिवाइसेस की DNS है वो चेंज कर दी है मैंने।
ठीक हो गया। तो ये एक नया अटैक है कि जब आप मैन इन द मिडल अटैक करते हो तो आप डिवाइसेस की डीएनएस रिकॉर्ड चेंज कर दो। डीएनएस रिकॉर्ड चेंज होने के बाद आप लोगों को मतलब आप कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते जब डीएनएस चेंज हो जाता है, क्योंकि डीएनएस मैं एक ऐसे सर्वर को दूंगा जहां पे मैंने फेक एक्सेस पॉइंट, फेक पेजेस, फेसबुक के, जीमेल के, इंस्टाग्राम के, हर चीज़ के मैंने वहां पे फेक लगाए होंगे पेजेस। आप लोग इंस्टाग्राम हैक वो करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, आपको फेक पेज मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, ठीक है। फेसबुक करना चाहते हैं, फेसबुक का भी आपके पास जो फेक पेज होगा वो मिल जाएगा। इसी तरह मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के मैंने फेसबुक के पेजेस वहाँ पे सॉरी पेजेस लगाए होंगे। तो बेसिकली दिस इज ये जो डीएनएस अटैक है ना, ये लेटेस्ट लोग आजकल ये यूज़ करते हैं। तो डीएनएस ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों की ट्रैफिक हमारे डीएनएस तक पहुँच जाए, और डीएनएस फिर एंडी तुझे पता है कि क्या होने वाला है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जब हम इंटरनेट पे कोई भी अपना डोमेन टाइप करते हैं तो असल में इंटरनेट की फॉर्म में वो ऐसे नहीं जाता, आपका डोमेन नेम नहीं जाता, वो एक आईपी जाता है। तो यहाँ पर जो मेनली क्या है, ये जो मेन टारगेट था जो कि रियल आईपी थी, उसको ना करके आपकी स्पूफ्ड आईपी को टारगेट करने लग जाएगा, भले आप कितनी भी बार सही से अपना डोमेन का नाम लिख लो। तो इससे क्या होगा, आपने कहीं पे भी अपना फेक लोकल होस्ट पे आपने एक साइट सेटअप कर दी, फेसबुक का क्लोन बना करके उससे आपने पासवर्ड गैदर करने के लिए सेटअप कर दिया। अब यूजर अगर अपनी खुद से अपने हाथों से भी अगर facebook.com लिख के सर्च कर रहा है तो भी वो आपके ही पास आएगा, आपके ही सर्वर से डेटा उठाएगा। एंड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है काफी ज्यादा लोगों के लिए आज के डेट में। एग्जैक्टली एंडी, तुझे याद होगा कि वो इंडिया में ना वो अमेजोन वाला आजकल जो है ना बड़ा इशू चल रहा था न्यूज़ पे कि अमेजोन पे ये कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ट्रैफिक मतलब वो शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो लोग पेमेंट करते हैं लेकिन उनके पास डिलीवरीज वगैरह नहीं आती थी। याद है इस तरह का भी कोई स्कैम हुआ था अमेजोन के ऊपर? वो बेसिकली उन्होंने भी यही काम किया था। उन्होंने अमेजोन का एक लोन वेब पेज बनाया था, ठीक है, और वो एक ऐसा पेज था कि अमेजोन के अगर देखें अभी हम लोग अमेजोन करते हैं .com, मोस्ट प्रोबेबली गूगल खुद ही दे देता है, ठीक हो गया। उन्होंने क्या किया बेसिकली, अमेजोन का एक डोमेन खरीदी लेकिन अमेजोन.com नहीं होगी, अमेजोन या एक डबल ए कर दिया, डबल एम कर दिया, डबल एन कर दिया, इस तरह करके। तो वो जैसे ही वो ओपन करते थे वो जो है एग्जैक्टली उन्होंने ये काम किया था। तो हम लोग जो है ना क्लोन वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाते थे और हमें पता भी नहीं होता था कि भाई अमेजोन ही ओरिजिनल, क्योंकि वो वेब पेज पूरा क्लोन था, पूरा क्लोन वेब पेज था। उसके अंदर जो उसके अंदर इवन जो प्रोडक्ट्स थे वो भी क्लोन थे। तो एक नॉर्मल यूजर हम जैसे मेरे जैसे तेरे जैसा हम लोगों ने सिंपल वहाँ पे जाके परचेजिंग कर ली और सारे पेमेंट हमारी चलेगी वहाँ पे, और दूसरे हम वेट ही कर रहे हैं, डिलीवरी तो कभी नहीं आई। तो वो बेसिकली यही अटैक है। तो ये अटैक्स जो हैं ये यार, ये जो क्लोनिंग के अटैक्स होते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द डेंजरस अटैक्स आजकल। इससे सेफ रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई केसेस में तो ये बिल्कुल ईमेल भी भेजते हैं आपको जब आप ऑर्डर कर देते हो कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है, और शिपिंग का भी आपको बताएंगे, फिर एंड फेज में आकर के बोलेंगे शिपिंग फेल्ड, और फिर आप कॉल करते रह जाओगे, वो कहेंगे ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं आपका, ऐसा ऑर्डर है ही नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली यही था, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है क्लोनिंग का, ठीक है। अभी वो जो तीसरा मैं डिस्कस करने वाला था अटैक डीवॉल का। डीवॉल बेसिकली क्या क्या करता है इंडी के, मुझे ना तो तेरे क्रेडेंशियल्स पता चलने वाले हैं, ना मुझे तेरे जो है ना मतलब और कोई, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी ट्रैफिक मुझे देखनी है कि तुम जो है अभी फॉर एग्जांपल तूने जाके टिंडर पे जाना है या फिर तू ऐसे, तो मैं वो सारी ट्रैफिक तेरी देख सकता हूँ, ठीक है, कि तूने कौन सी वेबसाइट ओपन की, ठीक है। और अगर वेबसाइट आप लोगों का जो भी पेज होगा अगर वो सिक्योर्ड नहीं है तो मैं उसके मैसेजेस भी देख सकता हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा अटैक है, डी वॉल का जो अटैक है ये एक इस तरह का होगा। तो हम मेक श्योर करें गाइस, जो भी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप सबसे पहले जब भी आप ओपन वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, फ्री वाईफाई जब जहाँ पे भी आपको मिले, सबसे पहले आप यही करें कि वीपीएन कनेक्ट करें। अगर आप लोगों ने कनेक्ट करना ही है, पहले तो मैं तो कहता हूँ कि ओपन वाईफाई को आप इग्नोर करें तो बेटर है, नहीं तो आप मेक श्योर करें कि कनेक्ट करने से पहले वीपीएन कनेक्ट कर लें। वीपीएन कनेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपका जितना भी डेटा है वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा। इनक्रिप्टेड होगा तो फिर आप लोगों को ये डर नहीं है कि यार मेरी क्रेडेंशियल चोरी हो रहे हैं व्हाट्सएवर। इवन अगर आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं, रोग एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं, तो मुझे आपका डेटा डिक्रिप्ट करने में मुझे लगता है सालों लग जाएंगे। डिपेंड करता है कौन सी इंक्रिप्शन आप लोगों ने लगाई हुई है, वो वीपीएन कौन सी इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, MD5 यूज़ कर रहे हैं, MD7 यूज़ कर रहे हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो MD7 तो मुझे MD7 तो एंडी मुझे नहीं लगता कि डिक्रिप्शन का इतना पॉसिबल है, बहुत इतना इजी है, सालों लग जाएंगे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो डिक्रिप्ट भी होती है MD7 जो है। तो ये सारे अटैक्स हैं गाइस। हमारा जो आज का सेशन था वो बेसिकली यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि हम जब भी कनेक्ट करते हैं अपने ओपन वाईफाई के साथ तो आप लोगों को सेफ कैसे रहना है,
ठीक है। और इसी तरह हम लोग एक दो और सेशन भी करने वाले हैं जिसको जिन जो 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 हमारा टॉपिक होगा बैड यूएसबीज़ के बारे में। ठीक है। एंडी की एक वीडियो आप लोगों ने सबने देखी भी होगी जिसमें इसने मैनुअल रबर डकी बनाई थी। ठीक है। वो ओरिजिनल रबर डकी नहीं थी, लेकिन यार तूने जो बनाई है ना, बेस्ट है वो। मतलब अगर जो लोग वो बिल्कुल जो लोग हाँ, जो लोग रबर डकी वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते रबर डकी, और जब आप वो करते हैं परचेज करते हो, महंगी है, मेरे ख्याल में 300 समथिंग डॉलर्स की है। ठीक है। तो आप तूने जो है वो जो मैनुअल बना दी नॉर्मल यूएसबी के साथ, जो तूने कनेक्टर्स लगा दिए, इट वाज अमेजिंग यार, वो देखने का बहुत मज़ा आया मुझे। तो मैंने कहा यार बिल्कुल सिर्फ ज़बरदस्त। 700 रुपये में आपकी यूएसबी तैयार। सही है। तो अभी फिर मैंने अपने चैनल पे मैंने तेरे उसमें वीडियो पे कमेंट भी किया था। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी हाँ जिसमें बिल्कुल। मैंने बैड यूएसबी से प्रिवेंशन बताई थी कि आप बैड यूएसबी अटैक से कैसे बच सकते हैं। और मेरे चैनल पे और एंडी के चैनल पे आप लोगों को इस तरह के वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे जिसमें हम लोग सिक्योर करना सिखाएंगे। देखें, हैकिंग तो यूट्यूब में हर कोई सिखा रहा है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल हैकिंग सिखा से रहे बचना कैसे है वो बहुत कम लोग सिखाते हैं कि हैकिंग से फॉर एग्जांपल आप लोग अटैक से कैसे बचेंगे। ठीक है। कैसे तो बचेंगे। अटैक से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अटैक तो आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे चैनल्स हैं, इंग्लिश के भी हैं और हिंदी के भी हैं, उर्दू के भी हैं, जो आप लोगों को A to Z सिखाते हैं। इवन मेरे चैनल के ऊपर भी एथिकल हैकिंग का पूरा एक कोर्स चल रहा है अभी भी। तो ये सारी चीज़ें सिखाते तो सब कुछ है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन अगर आप देखें कि प्रिवेंट कैसे करेंगे अपने आप को, तो ये बहुत कम लोग आजकल सिखा रहे हैं। मैंने यार यूट्यूब पे बहुत कम देखे हैं लोग। अभी बैड यूएसबी जो है रबर डकी है, अगर तू सर्च करेगा ना एंडी, तो रबर डकी अटैक सब सिखा रहे हैं कि रबर डकी काम कैसे सब करता है। सिखा रहे हैं। ठीक है। रबर बिल्कुल डकी के बिल्कुल पेलोड्स कितने हैं वो सब सिखा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने शायद एक या दो वीडियो देखी होंगी जिसमें उन्होंने बताया है कि रबर डकी को प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन बताओ। ठीक है। तो बिल्कुल वो मैंने जो देखी तो बिल्कुल। उसमें जो आइडियाज़ उन्होंने दिए थे वो आइडियाज़ भी इतने काम के नहीं थे। तो मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर सर्च करने के बाद एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें जो फ्री टूल्स हैं। अब रबर डकी अगर लोगों को नहीं पता तो एंडी थोड़ा सा रबर डकी के बारे में दोबारा से बता दें कि रबर डकी बेसिकली क्या चीज़ होती है। रबर डकी एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आपके प्री रिटन कोड्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम पर लगते ही एक कीबोर्ड की तरह एक्ट करेगा और आपके कोड को एग्जीक्यूट कर देगा उस सिस्टम में। तो इससे क्या होगा कि अब हो सकता है आपने उसके अंदर कोई सेल स्क्रिप्ट लिखी हुई हो जो कि आपको रिवर्स कनेक्शन दे दे उस सिस्टम की जिसके ऊपर आपको कनेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर आपने कोई ऐसा मलेशियस कोड लिखा हुआ हो जो कि सिस्टम सेटिंग्स को कुछ चेंज कर दे या किसी तरीके से आपकी जो फाइल्स हैं उनको बाईपास कर दे। काफी खतरनाक चीज है ये। इसके थ्रू आप कोई भी कोड को एक सिंगल यूएसबी से रन कर सकते हैं। आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, पेन ड्राइव लगाई, 2 सेकंड रुके, निकाल दी, कोड अंदर सिस्टम में रन हो जाएगा। अभी बेसिकली मैंने वो जो वीडियो में मैंने यही शेयर किया था कि जो रबर डकीज़ हैं बेसिकली ये हैं HID डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस होती है। ये डिवाइसेस क्यों बिल्कुल। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं पता है आपको? ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर हमारा HID डिवाइस के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। HID डिवाइस के ऊपर HID डिवाइस फॉर एग्जांपल कीबोर्ड और माउस, HID जो हमारे डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड है और माउस है। तो हम लोग रबर डकीज़ वगैरह क्यों यूज़ करते हैं? या फिर एक और डिवाइस भी है जिसका नाम है मार्डुइनो, वो भी सेम काम करती है। दोनों मार्डुइनो भी और रबर डकी दोनों का जो वो है वो सेम है। ठीक है। अभी कंप्यूटर्स हमारे उसको HID डिवाइसेस को क्यों ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि जब एक बंदा कीबोर्ड यूज़ कर रहा है तो कंप्यूटर ये समझता है कि भैया ये ऑथेंटिक यूज़र है। ठीक है। अब जब वो अथेंटिक यूज़र है तो फिर यूज़र कुछ भी मतलब जो भी हम लोग अटैक कर रहे हैं, हमने जो भी पेलोड डाला है वो डिटेक्ट नहीं होने वाला है। हम लोग अक्सर जब पेलोड किसी को भी हैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ सेंड करते हैं तो वो कैस्पर्स की हो गया या फिर आप लोगों का जो भी एंटीवायरस है वो सब उसको स्कैन करते हैं। लेकिन हम जब ये रबर डकीज़ वगैरह से अटैक करते हैं वो स्कैन नहीं होता है, बिकॉज वो टाइप कर रहा होता है, पूरा सब चीज़ें टाइप कर टाइप देता कर रहा है। होता है। तो जब टाइप करता है और वो बिल्कुल इतनी बिल्कुल। स्पीड से टाइपिंग करता है कि मुझे लगता है कि यार मैं कहता हूँ कि एक पेज का जो वो होगा ना, अगर कोड है पूरे वर्ड फाइल का एक कोड है तो वो मैक्सिमम 3-4 सेकंड में वो सब टाइप कर देगा। टाइप करने के बाद बिल्कुल आपको टाइप एक करके एग्जीक्यूट भी कर देगा। कर एक ग्लिच देगा। होगी। रोबोट मूवी तो सबने देखी होगी। ठीक है। अभी रोबोट में भी तो यही दिखाया था कि उन्होंने कनेक्ट किया और सारे उसके मतलब पासवर्ड्स भी पता चल रहे हैं, वो कोड खुद ब खुद रन हो रहा है। वो जो रोबोट मूवी में जो चीज़ दिखाई है वो रबर डकी दिखाई गई है। तो ये ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस की वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि कंप्यूटर इसके ऊपर शक नहीं करता है। अगर कंप्यूटर इसके ऊपर शक नहीं करेगा तो वो यही समझता है कि यूज़र है, यूज़र कुछ भी, यूज़र का कंप्यूटर है यार, करने दे, कुछ भी करना है तो करने दे, अभी उसका कंप्यूटर है, मैं थोड़ी ना उसको रोकने वाला हूँ। सही बात। ये चीज़ है। एकदम बिल्कुल यही चीज है, इसलिए इसमें पता करना काफी मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो ऐसे मतलब
ये तो यूएसबी रबर डकी कुछ भी नहीं, अब तो केबल भी आने लग गई यूएसबी रबर डकी की, आपको लगेगा चार्जिंग केबल है, वो आपकी यूएसबी रबर डकी निकल जाएगी। करेक्ट करेक्ट। कि कई बार एक 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 बहुत फेमस हैकर है केविन केविन मैटनिक के नाम से। ठीक है, केविन केविन मैटनिक को मैं अक्सर फॉलो करता हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उसका। यार उस बंदे की एक वीडियो अगर आप लोग यूट्यूब पे देखें, केविन मैटनिक लिखें और आगे बैड केबल समथिंग इस तरह उसका टाइटल है। यार जो हाँ यार, एंडी जो केबल आती है सैमसंग की, अभी मैं मार्केट जाता हूँ और वहाँ से केबल लेता हूँ। यार वो केबल अगर मैं ले लूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि भैया वो केबल जो नॉर्मल है या वो उसके अंदर जो है ना रबर डकी इस तरह करके पेलोड्स हैं। रबर डकी लगा रखा है बिल्कुल। अभी मतलब अगर आप यूं कहें कि यार आप मुझसे ले, तो मैंने आपको एनडी हैक करना है, तूने मुझसे कहा यार मेरे पास आईफोन की केबल नहीं है सर, आईफोन की केबल दे दे, मैं तुझे केबल देता हूँ, तू कनेक्ट करता है और बस तेरा डाटा गया, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पेलोड है। ऑलरेडी पेलोड है, सही बात। तो ये जो रबर डकीज़ हैं गाइस, आपको मैं बताऊं रबर डकीज़ के ऑनलाइन पेलोड्स इतने अवेलेबल हैं, आप गिटहब में जाएं, वहाँ पे रबर डकी पेलोड्स लिखें और आपको पता चल जाएगा कि कितने पेलोड्स फ्रीली अवेलेबल हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी उसको लॉगिन वो कॉपी करेगा, रबर डकी के अंदर पेस्ट करेगा, उसको बिन फाइल बनाएगा एंड दैट्स इट। इवन आप लोगों के कंप्यूटर्स अगर लॉक भी होंगे ना, तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर बिल्कुल बिल्कुल। फिर और क्या करेंगे? अब तो क्या कहते हैं, कोई भी बड़ी आसानी से खुद के भी कोड लिख सकता है, क्योंकि ये भी काफी डिफिकल्ट नहीं है। और साथ में इनमें तो ये खास बात भी है कि आप किसी अदर लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अदर डिवाइसेस के लिए। एग्जैक्टली ये जो स्क्रिप्ट यूज़ करता है, ये बैश स्क्रिप्टिंग यूज़ करता है। बैश स्क्रिप्टिंग इतना ईजी है कि आप उसको, मैं कहता हूँ अगर घंटा एक वो कर लें, आप स्टडी कर लें, तो घंटे में आप सीख जाएंगे कि ये क्या करवाना है। यार बैश स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या होती है, ग्राफिकल इंटरफेस को, जो भी ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर आप लोग कमांड देते हो, उसको टेक्स्ट पे ना, मतलब कमांड्स के ऊपर उसको कन्वर्ट करके और डाल देते हैं। सिंपल इज मतलब अगर आपने रन ओपन करना है, तो आप हम जब क्या करते होते हैं कि स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे रन टाइप करते हैं, तो बैश स्क्रिप्ट में क्या होगा, एक वर्ड है GUI और उसके आगे लिखेंगे R, तो वो रन का कमांड रन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बैश स्क्रिप्टिंग है, इट्स सो ईजी, बहुत ईजी है। और कुछ भी टाइप करना है, उसके आगे लिखो स्ट्रिंग और आगे कुछ भी टाइप कर दो, वो सब कुछ रन हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी ईजी। बैश स्क्रिप्टिंग बहुत आसान है और कोई भी उसको अपना अपना बैश स्क्रिप्ट लिख सकता है रबर डकीज़ के लिए, इसीलिए इतनी ज़्यादा डेंजरस है। इवन मैं उस दिन कोई मूवी देख रहा था एंडी, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि मतलब जो फिजिकल सर्वर्स थे वो बहुत मुश्किल थे, उनको हैक करना इम्पॉसिबल। कौन सी मूवी थे मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा यार एक ये USB है, ये लेके जाके उनके सर्वर्स को कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो हमें क्या होगा, मैं उनके सर्वर्स एक्सेस कर लूँगा। मतलब एक तरीका तो ये है कि आप उनके फायरवॉल्स को कंप्रोमाइज़ करें, वल्नरेबिलिटीज़ देखें, और दूसरा तरीका ये है कि यार भैया इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो ये USB लेके जा और उनके सर्वर को कनेक्ट कर दे, बस मुझे मिल जाएगा। वो उस रबर डकी, वो USB भी रबर डकी थी और उसके अंदर क्या था, रिवर्स शेल था उसके अंदर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रिवर्स, एक तो मतलब यहाँ हाँ बोल। रबर डकी तो एक ऐसी चीज है, ये तो एक हार्डवेयर बेस्ड वल्नरेबिलिटी हुई, इसको पैच भी नहीं किया जा सकता असल में। बात ये है सबसे बड़ी, करेक्ट करना भी चाहे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा यार। रबर डकी आप का देख जो लीजिए। पेलोड है वो डिटेक्ट नहीं होता है, वो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, रबर डकी का पेलोड नहीं बिल्कुल। डिटेक्ट होगा, क्योंकि वो टाइप कर रहा है, वो जब टाइप कर रहा होगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ मुझे नहीं लगता कि वो, हाँ कुछ ऐसा होगा जो मैंने कुछ अच्छा एंटीवायरस है जो इस चीज को डिटेक्ट कर पाता है। एग्जैक्टली नहीं, जो मैंने तुझे बताया था डक हंट के नाम से, वो जो मेरी वीडियो में मैंने वो भी बताया था, डक हंट के नाम से एक एप्लीकेशन है। वो क्या करता है ना एंडी, जब भी कंप्यूटर इतनी स्पीड से कोई टाइपिंग डिटेक्ट करता है ना, तो वो क्या करता है कि वो 4 रन से जो है ना उसको ब्लॉक कर देता है, आपकी HID डिवाइस ब्लॉक कर देता है, तो आपका वो पेलोड रन नहीं हो पाता है। यही एक रीज़न, यही एक मुझे लगता है कि सोल्यूशन हो सकता है इसका, क्योंकि दूसरा तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। कैस्परस्की वगैरह या फिर कोई भी McAfee वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो तो तब पेलोड वो करेगा जब कोई फाइल को वो स्कैन करेगा, इसको तो स्कैन ही नहीं करता वो तो कहेगा कमांड प्रॉम्प्ट में कोई रन टाइप कर रहा है वो। नहीं, इसकी जगह ना अगर आप ESET एंटीवायरस यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है इन चीज़ों को। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो गाइज ये इस टॉपिक के ऊपर हम लोग मैं और एंडी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को हम प्रिवेंशन बताएंगे कि ऐसे अटैक से कैसे प्रिवेंट होंगे। जो बैड USB अटैक्स हैं, बैड USB अटैक्स आप जिस तरह एंडी ने बताया कि रिवर्स शेल्स हम दे सकते हैं उसके अंदर। इवन उसके अंदर देखें, अगर किसी एक यूज़र को आप मतलब डैमेज करना चाहते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए डैमेज,
लेकिन अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि एक यूएसबी जाके उनके सिस्टम को कनेक्ट कर दें और जैसे ही वो आप निकालेंगे उस वक्त उसका सिस्टम, उसका बेड़ा गर्क हो गया होगा, बिकॉज वो क्या करेगा, सिस्टम 32 की फाइलें डिलीट कर देगा। तो ये भी एक बैश स्क्रिप्ट है। कई बार तो लोग प्रैंक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली वो पेलोड्स के अंदर मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, गिटहब में जाएंगे, वहाँ पे पेलोड में वॉलपेपर चेंज होना, स्क्रीन उल्टी कर देना, उन सब के ना बैश स्क्रिप्ट उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन वो सिर्फ सिखाने के लिए या फिर डेमो के लिए आप अपना बैश स्क्रिप्ट लिखें और अपना, और यार सबसे बड़ी बात क्या है एंडी, उसके अंदर मैं की लॉगर डाल सकता हूँ अभी, मतलब अगर मैं की लॉगर सबसे डेंजरस चीज़ है अभी। देखें मुझे एसएसएल स्ट्रिपिंग नहीं करनी पड़ेगी, मुझे वाईफाई पैनल नहीं लेना है, मुझे तुम लोगों का पीछा नहीं करना है, सिंपल मुझे एक काम करना है, मुझे की लॉगर उस डब्बा के अंदर डाल देना है और जाके तेरे सिस्टम को कनेक्ट कर देना है। तो उसमें जब की लॉगर तेरे से कनेक्ट हो गया तो फिर तेरी सारी टाइपिंग तो पता चल गई ना मुझे, फिर मुझे ये इतना कुछ करने की क्या जरूरत है। तो ये सबसे ज़्यादा यही तो अब अगर इससे भी आसान, अगर रिवर्स शेल भी बंदे को मिल जाता तो उसके बाद तो उसका सिस्टम ही हाथ में आ गया, मतलब कि हाथ आ गया। रिवर्स शेल भी बंदे ने ले लिया। रिवर्स शेल, अभी रिवर्स शेल का ना एंडी एक थोड़ा सा वो रहता है हमारे पास, एक चीज़ रहती है कि हम उसको मेंटेन एक्सेस कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी मेंटेनिंग एक्सेस थोड़ा सा चैलेंज होता है, ठीक है। लेकिन की लॉगर तो क्वेश्चन बात ही खत्म हो जाती है। की लॉगर आपने कनेक्ट कर दिया या फिर आपने कोई बैकडोर इंस्टॉल कर दिया, देन यू डन। आप भूल जाएं कि आपका सिस्टम आपका है, वो उसका है जिसने कनेक्ट किया आपको। तो ये सारी चीज़ें कई सारे हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि एक डिवाइस आता है आपके मॉनिटर और आपके VGA पोर्ट के बीच में कनेक्ट हो जाता है, वो फिर क्या करेगा, आपकी डिस्प्ले को कहीं और रेप्लिकेट करेगा, कोई और देख सकता है। एग्जैक्टली हैक5 का इससे कभी आपका, हाँ बताओ, इससे कभी भी आपका जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके मॉनिटर और उसके बीच में जो डिवाइस लगा है सिर्फ वो है, तो कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा उसको इतनी जल्दी। एग्जैक्टली और दूसरी डिवाइस है गाइस, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखें उसका नाम है लैंड टर्टल के नाम से एक डिवाइस होती है, ठीक है। ये सारे वो डिवाइसेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह करते हैं, किसी कोई हमें हायर करता है तो पाइनएप्पल तो है ही है, रबर डकीज होती हैं, और दूसरी तीसरी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं लैंड टर्टल। अब वो लैंड टर्टल भी बेसिकली यही चीज़ है कि लैंड टर्टल USB को कनेक्ट होती है, USB की डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, और उसके पीछे एक लैन केबल लगी होती है। तो लैन केबल हम लोग उस डिवाइस में लगा देते हैं, तो उस कंप्यूटर से जितनी भी ट्रैफिक जारी होती है लैन के थ्रू, वो सब हम, मतलब ये भी एक किस्म का मैन इन द मिडल अटैक है। हम लोग उसको अंदर उसको स्कैन भी कर सकते हैं, उसको लॉग भी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। वो भी एक बहुत डेंजरस डिवाइस है। तो इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेज हैं यार एंडी, मतलब किस को रोकेगा, किस के ऊपर बात करेंगे। ऐसे भी हम वाईफाई पाइनएप्पल के ऊपर ही बात कर रहे थे, इसमें भी अटैक्स हैं जिसके थ्रू कार की कीज को ग्रैब किया जा सकता है, टोकन को ग्रैब किया जा सकता है, जिससे कार ओपन होती है, स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये जो वाईफाई पाइनएप्पल है, दिस इज़ वन ऑफ द डेंजरस डिवाइसेज इन द मार्केट राइट नाउ। अभी इनकी एक नई डिवाइस, इन्होंने एक नया वो निकाला है, Mark 7 वाईफाई पाइनएप्पल Mark 7 एक नई डिवाइस इन्होंने लॉन्च की है। अब उसके अंदर कुछ और तूफ़ानी चीज़ें उन्होंने डाली होंगी, मेरे पास तो इस वक्त नहीं है, मेरे पास तो वाईफाई पाइनएप्पल मिनी है जो मैं यूज़ करता हूँ। देखो वाईफाई पाइनएप्पल मिनी एक छोटी सी डिवाइस है। अभी वो वाईफाई पाइनएप्पल जो नॉर्मल है वो एक ऐसी है कि आप रेस्टोरेंट में जाके बैठते हो ना, तो लोगों को कुछ ना कुछ शक हो जाएगा कि यार इतनी बड़ी डिवाइस, इतने बड़े एंटीना लगा के रखे हैं, क्या है। तो जो मिनी है वो ऐसी है जैसे कार्ड रीडर होता है ना, उस तरह की है। मेरे पास इस वक्त, मुझे 1 मिनट दे, मैं व्यूअर्स को ना दिखाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ मेरे पास मेरे बैग में। ओके। तो वेट करिए जरा सा आप लोग, बाकी आशा करूँगा आपको पसंद आ रही होगी स्ट्रीम आज की। यार एंडी ये देख, तूने तो शायद देखी होगी, लेकिन व्यूअर्स को मैं दिखा देता हूँ। तुझे नज़र आ रही है? बिल्कुल यार ये देखो, अगर किसी को नज़र आ रही है तो यही है, ये वाईफाई पाइनएप्पल है आपके पास। इसमें 2 एंटीनास लगते हैं, ठीक है। आप इसको बस इस तरह कनेक्ट कर दें और ठीक है, और सिंपल आपने क्या करना है, इसको बस कनेक्ट कर लेना है। अभी ये इस डिवाइस के बारे में तू क्या कहता है? तुझे लगता है कोई ये बहुत बड़ी हैकिंग डिवाइस है या फिर बहुत बड़ी खतरनाक डिवाइस है? ये नजर आ रही है? छोटी सी बड़ी खतरनाक बन सकती है। नॉलेज के ऊपर डिपेंड है बंदे की। तो
अभी इतनी सी डिवाइस क्या करेगी यार, मतलब अगर मैं बताऊं आपको कि ये डिवाइस अगर आप कनेक्ट करते हो ना वाईफाई कैफ़े में, या फिर आप कनेक्ट करते हो इसको होटल्स वगैरह में, कहीं पे भी लॉबीज़ में जाते हो, लॉबी में कनेक्ट कर लेते हो यार, ठीक है, तो यार मुझे लगता है कि लोग इसको एक्सटर्नल वाईफाई ही समझेंगे, इसको राउटर कोई नहीं समझेगा, अटैकिंग डिवाइस कोई नहीं समझेगा। बिल्कुल और अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा वो करना चाहते हैं तो फिर आप इसका एक एंटीना निकाल दें, एंटीना निकाल दें, फिर तो कुछ पता नहीं चलने वाला है क्या है। बिल्कुल। तो ये सारी है यार। पर अब तो क्या कहते हैं, हम्म अब तो ऐसे एंटीना भी, हाई डीबी के एंटीना भी आ गए। अगर आप अपने कमरे में हैं तो भी आप अपने काफी बड़े एरिया को कवर कर सकते हो उससे। एग्जैक्टली, के साथ एक्सटर्नल एंटीना कनेक्ट होने के लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे पास जो हम एक्सटर्नल वाईफाई यूज़ करते हैं, वो जो अल्फ़ा का यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ यार मेरे ख्याल में कोई इतनी हाथ जितनी बड़ी तो वो है एंटीना है उसका, ठीक है, वो आप लगा दो तो वो इतने दूर से, इतनी दूर के वाईफाई स्कैन कर रहा होता है कि पर यकीन नहीं होता कि यार इतनी दूर कैसे पहुंच रहा है। तो वो डिपेंड करता है गाइज। इसके साथ भी दो एंटीनाज हैं जो बड़े हैं, ज़्यादा डीबीआई के हैं, बट वो आप लगाएंगे तो आप लोगों की नज़रों में आ जाएंगे कि यार ये कुछ लोगों लगता की नजरों में है आएगी। कि यार ये तो लगता है कुछ हैकिंग वैकिंग कर रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल तो इसको जितना मिनिमाइज रखें, छोटा रखें, उतना ही आता है। और मैं तो कहता हूँ कि जब आप यूज़ करें तो इसको, इसके एंटीनाज भी नीचे कर दिया करें तो कुछ पता नहीं चलेगा। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सही बात। तो गाइज ये तो मतलब बताओ। अब तो इतनी छोटी छोटी डिवाइसेस आने लगी है ना कि जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। अब देख लीजिए, अब तो कहीं ऐसे भी अटैक्स हैं जो एनएफसी बेस्ड अटैक हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा चलते चलते में। करेक्ट 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 यार। अभी आजकल गाइज जितना भी डिजिटल हमारा दुनिया है, जो भी हम लोगों के स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो लैपटॉप्स कैरी करना तो जो है ना वो नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं कैरी करते हर जगह पे, लेकिन मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है हर जगह पे, हर एक के पास है यार, और हर जगह पे यूज़ होती है। तो ये जो डिवाइसेस, हाँ ये जो डिवाइसेस हैं, और हमारा हर चीज़, हमारी एजुकेशन से लेके, स्टडी से लेके, पर्सनल से लेके और ऑफिशियल, हर चीज़ हमारी मोबाइलों के अंदर होती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है यार, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है अगर हम लोगों को पता नहीं होता है कि भैया इनको किस तरह अपने डेटा को, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे बचाना है। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरी है, हमें लोगों को, जितने भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको बताना है कि किस तरह इन सब चीज़ों से सेफ़ रह सकते हैं। अटैकिंग तो अगर आप लोगों ने अटैक करना है तो यार अटैकिंग के लिए आप हमारे चैनल पे तो आएंगे आएंगे, हम अटैकिंग तो सिखाते ही हैं, लेकिन आप अगर खाली आपने अटैक ही सीखना है तो फिर अटैकिंग के तो और भी बहुत सारे चैनल हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अटैकिंग सीखने के साथ साथ अगर आप लोगों को प्रिवेंशन, देखो हम लोग बेसिकली एथिकल हैकिंग सिखाते हैं। एथिकल का मतलब क्या है कि हैकिंग को एथिकल बनाना है, और दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको ये पता हो कि प्रिवेंट कैसे करते हैं अपने आप को, तो फिर आप एक यू कुड बी गुड एथिकल हैकर एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ और हाउ टू प्रिवेंट योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सच अटैक्स। क्योंकि कंपनी भी आपको प्रिवेंट करने के लिए बुलाएगी, अगर आप अटैक करके दिखा दो तो फिर अगला शब्द उनका यही होगा, इसको सिक्योर कैसे रखना है। एग्जैक्टली। अब आपको ये नहीं पता तो फिर फायदे की बात का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमें जो है ना ज़्यादा एंडी, मुझे लगता है कि हम दोनों अपने चैनल्स के ऊपर ज़्यादा प्रिवेंशन की जो है ना नॉलेज शेयर करेंगे। अभी नेक्स्ट जो हम लोग वो करेंगे, अभी आज तो गाइज हमारी थ्योरी थी, ज़्यादा हम लोगों ने सिर्फ डिस्कशन करनी थी। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग लाइव आएंगे तो आप लोगों के साथ हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, और आप लोगों को मैं मोस्ट प्रोबेबली दिखाऊंगा कि वाईफाई पाइनएप्पल का इंटरफेस दिखता कैसे है, इसका टैग जनरेट कैसे होता है, वो चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। और दूसरे शायद एंडी तुझे मतलब वो रबर डकीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देंगे कि वो बेसिकली दिखते कैसे हैं, और उसके पाइनएप्पल की मतलब जो पेलोड्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत दिखा देंगे लाइव प्रैक्टिकल करके। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ मैसेज नज़र आ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल गाइज, प्रैक्टिकल आज तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कि डीवॉल अटैक क्या चीज़ है, और जो इसका रिकॉन स्टेज है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर वाईफाई कौन से कनेक्टेड है वो भी निकाल लेगा यार। ये वो भी निकाल लेगा। वो सबसे डेंजरस डिवाइस, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस काम है। अब कई सारे बंदे क्या होता है ना कि थ्योरी पार्ट स्किप करके डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जाते हैं, जो कि थोड़ा सा रिस्की रह जाता है, लेकिन थ्योरी ज़्यादा समझने हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल थ्योरी समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अभी सारे लोग हैं जैसे कि बोलते हैं विदाउट प्रोग्रामिंग के भी आप हैकिंग में जा सकते हैं, बट ये एक तरीके से प्रॉपर रियलिटी नहीं है। आपको एक ना एक एंड पर आकर के प्रोग्रामिंग, आपको एक ना एक एंड पर आकर के स्क्रिप्टिंग, ये सब आनी चाहिए। बोलने के लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम दूसरे के यूज़ कर सकते हैं, बट जब आप कंपनीज में जाओगे तो आपको जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑन रिस्क पे यूज़ करना पड़ेगा।
इसलिए आप किसी भी कंपनी में ऐसी किसी का भी टूल यूज़ नहीं कर सकते, वो खुद के बेस्ड स्क्रिप्ट्स खुद के। बिल्कुल। करेक्ट। थोड़ा सा बता देते हैं अपने व्यूअर्स को कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी में अपना वो कैरियर देखना चाहते हैं, तो कुछ पाइथन वगैरह और जो है ना जावा स्क्रिप्ट वगैरह ये चीज़ें आप अगर आपको आती हों तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इस फील्ड में, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है ना जो बने बनाए टूल्स हैं वो आप यूज़ करें, क्योंकि बने बनाए टूल्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी जो है ना थ्रेड्स, अगर आपको पता नहीं है कि ये कोड में लिखा हुआ क्या है तो आप भी उसी टूल से आप खुद हैक हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कोडिंग के बारे में थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग अगर आपको पाइथन आता है, आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह आता है, तो इन चीज़ों से आप जो है ना एक बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, एक ज़्यादा एफिशिएंट एथिकल हैकर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ जाके डाउनलोड करते हैं, काली लिनक्स आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है और आप लोग बस जो बने बनाए टूल्स हैं उसके अंदर जॉन द रिपर हो गया, फिर जो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं आप लोगों को पता ही होगा, वो चीज़ आप यूज़ करते हैं, यू कैन नॉट यू कैन नॉट यू कॉल योर सेल्फ अ हैकर। ठीक है, क्योंकि आप वो बनी बनाई चीज़ें यूज़ बिल्कुल। कर रहे हो यार, मतलब आप खुद से तो आपने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। वो मेरे यही तो। एंडी, जब हम ये काम इस फील्ड में आए थे तो जो हमारा टीचर था उसने कहा था कि भैया अ गुड हैकर इज़ अ गुड प्रोग्रामर। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ हैकर, और आप लोग हैकिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप जिस तरह क्योंकि आजकल तो बहुत इजी हो गया ना सब कुछ डाउनलोड करना और एग्जीक्यूट करना, लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्ट है। अब अगर आप कोई रिवर्स शेल लिख रहे हो, कोई पेलोड लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मान लो किसी कंपनी को डेमो दे रहे हो और आपने बाई चांस किसी और का बनाया हुआ पेलोड यूज कर लिया, और क्या भरोसा उस बंदे के पास जिसने बनाया हुआ है वो पेलोड, उसके पास अभी भी उसका एक्सेस हो, तो आपके तो हो गए, आप फंस गए, है ना? करेक्ट। क्योंकि वो बंदा भी एक्सेस कर सकता है आपका सिस्टम जिसके ऊपर आप टेस्ट करवा रहे हो सिस्टम को। तो ये काफ़ी रिस्की चीज़ें हैं, अभी ये लोग समझते नहीं आज की डेट में। अब जैसे कि कई सारे लोग हैं, कहीं से भी उठाएंगे कुछ भी और यूज ले लेंगे, मतलब देखेंगे नहीं पहले कि किस टाइप का है वो, वर्नेबल है नहीं है ना? ये ऐसे चीज़ है। बिल्कुल ऐसे अब ही। जैसे कि हमारे एक यूजर पूछ रहे हैं ओएस टिकट क्या है, भाई थोड़ा डीप रिप्लाई दो। तो आप बताना चाहेंगे ओएस टिकट के बारे में? क्या चीज़ है, क्या पूछ रहे हैं? ओएस टिकट के बारे में, ओएस टिकट वर्नेबिलिटी के बारे में। भाई ओएस टिकट क्या है भाई, हाँ। थोड़ा डीपली बताओ। और ये कौन सा, और अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए सबसे सीखना पहले। चाहिए? सबसे पहले सीखना चाहिए सबसे पहले। ओएस टिक के बारे में बताता हूँ। ओएस टिक एक वर्नेबिलिटी है जो कि डायरेक्टली लिसनिंग में हमारी मदद करती है, जो कि कुछ अटैचमेंट फाइल्स के साथ में वर्क करती है। ठीक है, तो ओएस टिक एक बेसिकली मेनली डायरेक्टली ट्रैवल वर्नेबिलिटी टाइप की है। ठीक है, और जो दूसरा है कौन सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप जावास्क्रिप्ट का एक फॉरगिविंग नेचर होता है, ताकि अगर आप कोई गलतियां भी करते हो, कोई कॉमा या टैग लगाना भूल जाते हो, तो आपको वो छोड़ देगा। बट अगर आप किसी और लैंग्वेज में ऐसा करते हो तो फिर आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा कभी। तो यार जावास्क्रिप्ट अच्छा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जावास्क्रिप्ट। मैं समझता हूँ कि जो जिनको बिल्कुल भी कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आई थिंक सी वगैरह से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनको बैकग्राउंड का पता चल जाएगा। ठीक है हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। नहीं, जावा स्क्रिप्ट में इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ना इसके लिए ना कोई आईडी सेटअप करनी है ना, कुछ सेटअप करना, अपना ब्राउजर ओपन करना है सिंपली, और ब्राउजर में स्टार्ट करो वेर लेट क्लिक लिख के धीरे 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 धीरे, तो बंदे को क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्योंकि सी के जो सिंटैक्स है वो काफ़ी हार्ड, वैसे हार्ड तो नहीं है, मतलब जो न्यू बंदा उसके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता इंक्लूड क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, या वो कभी कॉमा लगाना भूल जाता है, कभी कुछ भूल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको जावास्क्रिप्ट फॉरगिव कर देती है इस चीज़ों में। तो स्टार्टिंग के लिए तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी आसान है, और सबसे अच्छी बात ये जावास्क्रिप्ट में कि आप स्टार्टिंग से ही GUI डेवलप कर सकते हैं HTML के साथ में, जो कि फिर बंदे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बट वहाँ पे अगर आप देखो सी की, तो सी में कोई GUI नहीं होती। अगर GUI का कोड लिखना है तो फिर तो बस हो गया काम। वो कम से कम 70-80 लाइनों पर तो सिर्फ GUI का आधा कोड लिखा जाता है उसमें, जिसमें GUI रेडी होती है। करेक्ट। विंडोज के लिए यूज कर रहे हो, फिर अगर टिक के लिए कर रहे हो तो फिर अलग कोड लिखो। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक जगह का कोड लिखो, सब में वर्क करेगा, भले आपका कोई भी चीज़ हो। बिल्कुल बिल्कुल इस वजह बिल्कुल। से मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग के लिए रिकमेंड करता हूँ।
बाद में तो बंदे कई सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं, अदर सीख सकते हैं। जैसे आज की डेट में लोग कई सारे हैकर्स रिकमेंड करते हैं पाइथन, बट अगर ग्राउंड रियलिटी पे आए तो हैकिंग के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज सी है। क्योंकि अगर आप कोई भी हार्डवेयर बेस्ड किसी भी टाइप का अटैक कर रहे हो तो जो सी लैंग्वेज है उसी में शेल लिख पाओगे आप अच्छी क्वालिटी का, बाकी में भी आप शेल लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। बट जो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई, जितने भी आपके काम हो गए वो सी लैंग्वेज पे होते हैं ज़्यादातर, असेंबली पे होते हैं। असेंबली और सी थोड़ा हार्डवेयर के पास होता है, इस वजह से इनमें ज़्यादा काम करते हैं लोग, अभी है ना। तुझे पता है एंडी कि ये हम लोग पाइथन को क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादा? अगर देख, पाइथन को हम लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं कि जो एंटीवायरस डिवाइसेस है ना आपके, जो आपके सॉरी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस के, वो ना पाइथन को समझने में ना थोड़ा उनको आता है प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई पेलोड हम लोग या फिर कोई भी हम लोगों ने एक शेल कुछ भी चीज़ हम लोगों ने बनाई हो लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लिखना आसान होता है, हाँ। हाँ लिखना, और दूसरा फिर वो क्या होता है कैस्पर्सकी ये हो गया। मैं देख सबसे ज़्यादा ना मुझे कैस्पर्सकी के साथ प्रॉब्लम आती है। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर कैस्पर्सकी इंस्टॉल्ड है ना तो पेलोड एग्जीक्यूट होना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एम कैफी वगैरह जो नॉर्मल आपके डिफेंडर्स वगैरह हैं। यार वो तो एम कैफी तो मैं कहता हूँ ना होने से बेहतर है। ठीक है, ना ही हो कि एम कैफी तो अच्छा कहने है। तो बिल्कुल ही बेकार है, एम कैफी बट एम डिफेंडर बिल्कुल एग्जैक्टली डिफेंडर पावरफुल है काफी ज्यादा, जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसके। हाँ एग्जैक्टली। अब क्योंकि एम कैफी गाइज अगर आप लोग को ये भी पता मतलब आप लोगों को चाहते हो कि मैं बता दूं तो कैस्पर्सकी और बिट डिफेंडर ये दोनों एज़ कम्पेयर टू एम कैफी, कोई भी लोग जो लोग एम कैफी यूज़ करते हैं, ट्रस्ट मी हम लोग जितने भी एक्सप्लॉइट करते हैं एम कैफी इज़ वेरी फ्रेंडली टू अस। ठीक है, एम कैफी बहुत फ्रेंडली है, मतलब ऐसे है कि वो कुछ भी बिल्कुल ट्रस्ट कर मेरे चैनल पे मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। और एंडी मतलब हम दोनों को शायद कोई वीडियो कर लेनी चाहिए साथ में, तो उसमें जो मैं दिखाऊंगा कि यार एम कैफी और कैस्पर्सकी में क्या है। कैस्पर्सकी डिटेक्ट करेगा छोटे इवन अगर पाइथन में भी पेलोड बना हुआ है ना तो कैस्पर्सकी उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन एम कैफी वगैरह तो वो कहता है भैया आजा आजा मेरी जान, कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से, आजा। तो वो फ्रीक्वेंटली अपडेट भी नहीं देते ना, नहीं देते, बल्कि नहीं नहीं। और गाइस उस हिसाब से सबसे अब बड़ी बात, और गाइस सबसे बड़ी बात यार, आप लोग जो है डाउनलोड नहीं किया करें। कोई भी आप एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं ना फ्री के चक्कर में कोई क्रैक करना हो तो यार सबसे बड़ा रिस्क वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वही कोई तो क्या कहते हैं जो सिक्योर करेगा उसी का क्रैक डाउनलोड कर अभी देखो हम लोग हैकर जितने भी हैं ना या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर ज़्यादा बोलूँगा, हैकर्स को छोड़ो, हैकर्स तो अल्लाह माफ़ फरमाए। मेरा ज़्यादा पॉइंट ये है कि हम लोग डिवाइसेस जो हम पेलोड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एम्बेड कर सकते हैं जो है ना रीनोन उसके अंदर एप्लीकेशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि बिट टोरेंट हो गया, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है कि हर कोई यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं find किया अपना जा सकता है। एग्जैक्टली अगर मैं अपना जो मेरा पेलोड है हैक करने के लिए, आप लोगों के सिस्टम हैक करने के लिए, अगर मैं बिट टोरेंट के अंदर ही उसको मैं एम्बेड कर दूं और मैं ऑनलाइन अवेलेबल कर दूं कि भैया फ्री है ले लो, बिट टोरेंट तो वैसे भी फ्री है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं एम कैफे फॉर एग्जांपल हम लोग डाउनलोड करते हैं और लिखा हुआ होता है 2020 तक 2025 तक फ्री है, अगर आप लोगों को क्या गारंटी है कि वो जो एम कैफे है वो एम कैफे फ्री जो उसके अंदर कोई पेलोड नहीं है? मुझे आप इतना बता दो, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कोई मैंने पेलोड या फिर एंडी ने पेलोड या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने पेलोड नहीं डाला? पेलोड नहीं डाला, बिल्कुल। आप लोग तो इंस्टॉल कर लोगे, आप लोगों ने इंस्टॉल किया वायरसेस और हैकर से बचने के लिए, और सबसे पहले आप ही हैक होंगे क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पेलोड है। इंस्टॉल करेंगे एंड देन यू आर डन, आप लोगों के डेटास वगैरह जाएंगे बाहर। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है, कोई बंदा आपको क्यों फ्री में अपना कोई क्रैक सॉफ्टवेयर देगा? क्यों कोई देगा? आपके लिए क्रैक करके फिर आपको फ्री में देगा? एग्जैक्टली, उसमें कुछ भी, benefits नथिंग ही इज़ है। फ्री, नथिंग इज़ फ्री। हम ये ज़्यादा ज़रूरी है यार एंडी सबको बताना कि पायरेसी, जितने भी सॉफ्टवेयर की पायरेसी होती है, इतने अच्छे कोई भी नहीं है कि सब आपको फ्री में जाना सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और जाना। इवन यार इवन PDF फाइल्स हो गई जो है एंडी, PDF फाइल्स, पावर पॉइंट फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, इसके अंदर भी हम लोग पेलोड एम्बेड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन दिए जाते हैं इनके अंदर मैक्रो पेलोड्स। एग्जैक्टली माइक्रो पेलोड्स, अभी अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं तो अगर हम उसके अंदर ऐसे उनके पास जो सिक्योरिटी वो काफ़ी टाइट है, उन्होंने फायरवॉल्स अच्छे लगाए हुए हैं और फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी की हुई है, तो सबसे बड़ा कंपनी का जो थ्रेट होता है ना, जो वीक पॉइंट होता है, वो होता है उनकी एम्प्लॉयज़ को हैक करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो है ना ऑर्गेनाइजेशन।
तो जैसे भी ट्विटर हुआ था, जो अभी ट्विटर हुआ था, ट्विटर हुआ था, ट्विटर क्यों हुआ था? एम्प्लॉयज हैक हुए थे, सोशल इंजीनियरिंग की थी। एम्प्लॉइज हैक हो गए थे। तो अभी यार उनके मतलब साथ सोशल इंजीनियरिंग की है। मतलब अगर बिल्कुल। ट्विटर की जैसे और एम्प्लॉयज भी। सोशल बिल्कुल, और सोशल इंजीनियरिंग करने वाले वो जो लड़का था, वो जिसने मास्टर प्लान बनाया था, 17 साल का था। और बताओ। मतलब औ- सोचने वाली बात है। और बताओ, बिल्कुल। वो जो और दूसरा जो उस बंदे का, उस हैकर का नाम क्या है यार, वो जिस बंदे ने फिर डिटेक्ट किया था उस बंदे नाम तो मेरे को याद नहीं, एक 17 का था और एक 21 साल का था, और एक और बंदा था, उसका नाम नहीं बताया। नाम मेरे का। को याद नहीं, चेक करना पड़ेंगे। तो गाइज बॉटम लाइन ये है कि जो है ना, ये फ्री सॉफ्टवेयर, पहली बात प्लीज़ इसको नहीं आप डाउनलोड किया करें। और अगर आप डाउनलोड करते हैं तो मेक श्योर करें कि एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, एंटीवायरस इटसेल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप डाउनलोड करते हैं या कोई भी उधर से जाके डाउनलोड करते हैं टोरेंट वगैरह से, मेक श्योर करें कि आपके पास एंटीवायरस। देखो एंटीवायरस इतने महंगे नहीं होते, ठीक है। 50-55 यहाँ पे, मतलब आप 50-55 से कम कह रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा आप लेते हो। ज़्यादा महंगे नहीं होते। एक कैस्पर्स की एंटीवायरस अच्छे से अच्छा 1200 रुपीज का 1 ईयर का आ जाता है। 1200 यार कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको कुछ भी नहीं कंपेयर है, करें बिल्कुल अपने पर्सनल सिक्योरिटी डेटा के के हिसाब से तो साथ, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली पर्सनल डेटा के साथ इसको कंपेयर करें तो 1200 मुझे लगता है कुछ भी नहीं है यार। क्यों क्यों इतना रिस्क लेना है आप लोगों ने? और अभी जैसी मैं रिवर्स शेल की हम बात कर रहे थे, रिवर्स शेल से आपका सी ड्राइव का पूरा डेटा, आपका डी ड्राइव का, ई ड्राइव का, यार ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इवन कुछ भी, यहाँ तक कि आप लोगों को मैं अगर बताऊं कि जो आप लोगों की कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ क्या होती हैं अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कुकीज़ में हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जब हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो यार वो सारी चीज़ें कुकीज़ में सेव होती हैं। अगर मैं आप लोगों की कुकीज़ को एक्सेस कर लूँ ना, तो आप लोगों की वो सारी डेटा इन्फॉर्मेशन भी मैं निकाल लूँगा। इंफॉर्मेशन दे, और कुकीज का अगर आप किसी की कुकीज आपको मिल जाती है, तो फिर तो बिना यूजर नेम पासवर्ड के भी उसके अकाउंट में लॉगिन किया जा सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गाइज आई होप कि यार हमारा ये सेशन थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। बिल्कुल। अगर तो ये इन्फॉर्मेटिव था तो ये ना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम लोग इंशाल्लाह कोई जल्दी ही दूसरी वीडियो भी लाइव करेंगे, जिसमें हम लोग एक तो प्रैक्टिकल बताएंगे ये पाइनएप्पल का, ठीक है, और दूसरा हम लोग रबर डकीज़ के बारे में और पेलोड्स के बारे में थोड़ा बहुत जल्दी बताएंगे। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, तो आप एनडी का जो हमारा जो चैनल है उसको ट्राई कर सकते हैं, उधर कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, चैनल का नाम है जी, बिल्कुल। ठीक है। एंडी तेरा मैं तेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन वो होगा, लिंक होगा, मैं अपने इस लाइव उसके सेशन के अंदर नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर एंडी का भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जो इसका चैनल है, बहुत कूल चीज़ें सिखा रहा है। मैंने आपको कहा ना कि रबर डकी हम लोग अभी तक हम लोग रबर डकी परचेज करके लेते हैं, इस बंदे ने डायरेक्ट ही बना दिया, मतलब उसने नॉर्मल यूएसबी से बना दिया। बिल्कुल। नीचे आया यहाँ पे, अभी ये है अपना, ये ऊपर है। तो ये चैनल मैं आपको, आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, आप लोग ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं भी तेरा वो दे देता हूँ, अगर कोई भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल। वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि तेरे चैनल में भी वो चीज़ें सिखाते हैं जो यार बहुत कम लोग सिखा रहे हैं। और जिस तरह तूने, मैं बता रहा हूँ, रबर डकी तूने बना के दी है। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, रबर डकी परचेज करने के बाद ही हम लोग लेते हैं यार, और परफॉर्म, लेकिन तूने जो चीज़ बना के दी थी, मतलब घर में भी आप बना सकते हो वो चीज़, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और तो उसमें अगर आप थर्ड पार्टी से भी देखेंगे तो उसमें ऐसा प्रिवेंशन नहीं बताते कि एक एक्स्ट्रा स्विच दिया जाए जिससे आपके सिस्टम में रन ना हो, बट बाकी फिर अगर आपने एक बार बना दिया, उसको रन कर दिया, तो फिर वो यूज में नहीं रह पाता। एग्जैक्टली बिल्कुल। काफी डेंजरस हो जाता है फिर वो। अभी मैंने मेरे वीडियो चैनल पे अगर आप लोग देखो तो उसमें एक बैड यूएसबी अटैक का एक मैंने वीडियो डाली हुई है रिसेंटली, वो आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल। आप रबर डकी से बचने के लिए आप चेक कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो है ना, हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे नेक्स्ट में, आई थिंक नीचे आ ज़रा, ये देखिए, ये वाला, रहा। हाँ ये अटैक। ये तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रबर डकी से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग, आप लोगों को मज़ीद डिटेल देखनी है तो डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देंगे, और उसमें आप लोगों को मैं एग्जीक्यूट करना भी सिखाऊंगा, और बल्कि एंडी जो है ना वो भी आपको कोई ना कोई पेलोड दिखाएगा, और दूसरा हम लोग उससे बचने के भी बहुत सारे रास्ते बताएंगे आप लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़, आजकल हम एयरपोर्ट्स में देख रहे होते हैं यार एंडी, कि चार्जिंग केबल्स लगी होती हैं, चार्जिंग स्लॉट्स लगी होती हैं, आज जो चार्जिंग कर लो, ठीक है। बिल्कुल। वो सब हाँ, यही तो। अब वो भी काफी खतरनाक हो जाते हैं बंदे, उनके अंदर भी कई सारे ऐसे रिमोट एक्सेस डिवाइसेस लगा देते हैं जिससे आपके फोन का एक्सेस लिया जा सकता है। करेक्ट, ठीक है। तो हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा में कमेंट करके बताइएगा
कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, तो हम वी विल मेक श्योर कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली कुछ दिखाएंगे, कुछ और नया सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आई थिंक एंडी, आई थिंक विल रैप इट अप। क्या कहता है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आशा करेंगे आपको आज की स्ट्रीम अच्छी लगी होगी, विकास भाई के साथ मिलकर आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक जो यू सो भी है मच। आगे देखेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी, और एंडी थैंक यू सो मच यार। इंशाल्लाह कुछ नया वीडियो में हम लोग फिर दोबारा, मैं तेरे साथ वो करता हूँ और इन टच रहता हूँ, और इंशाल्लाह एक और वीडियो रिलीज़ करेंगे जल्दी में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो गाइज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, प्लीज़ एंडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके चैनल का नाम, प्लीज़ चेक हिम आउट। ठीक है, ही इज़ डूइंग समथिंग रियली रियली गुड, और हम लोग जो है ना फिर इंशाल्लाह इसको कोलैबोरेट करके एक और वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है गाइज, अंटिल देन आप लोग भी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड करते हैं स्ट्रीम को। चलें, ओके गाइज, ओके बाय। आपने कर दिया एंड स्ट्रीम अपनी तरफ से? नहीं, मैंने अभी नहीं किया, मैं कर देता ओके। स्ट्रीम तो ठीक हो गई एकदम। हूँ। एक मिनट रुक।